नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। और आज के हमारे जो मेहमान हैं 50 साल से राजनीति में हैं, सरल और सहज स्वभाव के हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वराज संदेश के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। विपक्ष हमेशा कहते रहा है कि सत्र के दिन काफ़ी कम होते हैं, जितने दिन होते नहीं हैं। बड़ी जिम्मेदारी बनती है कम से कम आपकी। तो हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि पूरे दिन पूरे समय चले। कई बार तो मैं ये कहता हूँ कि यदि आपको समय कम लगता हो, उसी समय में हम बढ़ा सकते हैं। यदि हम 5 बजे तक बैठते हैं, 5:30 तक बैठते हैं, तो हम 8:30 तक क्यों नहीं बैठ सकते हैं? हमको समय देना है। पर केवल विधानसभा का उद्देश्य ये नहीं हो कि हम बैठक में आवें और हम वहाँ पर शोर शराबा करें और फिर हम उसको आज दिन के लिए स्थगित करके दूसरे दिन के लिए बुला लें उसको। इसका तो कोई फिर 10 दिन रखो, 20 दिन रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार 5 दिन की जो डेट आई है, एक बार किसी विधानसभा को 5 दिन में 3-3 घंटा बढ़ा करके 5 या 15 घंटा और बढ़ा करके काम करके देखो, तो ये तो करना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो पहले देखने में आया है कि 5 दिन का सत्र 2 दिन में ख़त्म होता है और बिल्कुल ये होता है कि सत्ता पक्ष अपने काम कर लेता है, आरोप लगातार लगते रहते हैं। तो ऐसे में जो विधायक अपनी बात एक ही फोरम है जहां विधायक अपनी बात रख सकता है, उसका जवाब आ सकता है, वो कहीं ऐसा लगता है कि अब जनता के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही। स्वाभाविक है, जब हमने अपने संविधान में संसदीय लोकतंत्र की पुनर्धारणा करके उसका एक तरह से उसी स्वरूप को स्वीकार किया, तो उसका उद्देश्य केवल यही था कि जो संसदीय हमारा संसद हो या विधानसभा हो, यहाँ पर जनता की अपेक्षाओं का जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि उन तमाम सारे आक्षेपों को, उनकी बातों को स्वीकार करें और उसमें किसी न किसी तरह की कार्रवाई करें। पर यह संभव तभी होगा जब विधानसभा चले या लोकसभा चले। तो विधानसभा चले तो ये बात कौन सबसे ज़्यादा जोरदार तरीके से रख सकता है? प्रतिपक्ष रख सकता है। तो बड़ी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की है कि विधानसभा चलाने की तरफ बढ़े वो। फिर वो सरकार का दायित्व है कि विधानसभा चले। तो जब दोनों का एक तरह से एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा कि विधानसभा हमको चलना है, केवल हल्ला करके हमको विधानसभा चलाने के लिए कोई कहना, ये शायद ठीक नहीं है। इसलिए उस जिम्मेदारी के यदि हम निर्वहन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी मजबूर किया जा सकता है कि वो प्रश्नों का उत्तर दे, जवाब दे, अपेक्षा जो है उसको पूर्ति करे या विधायकों के प्रश्नों का ठीक से जवाब हो सके। ये सब करने के लिए वो भी, जब विधानसभा चल रही है तो देने पड़ेगा उनको। देखने में ये आया है कि विधानसभा न चलने से जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान जो विधानसभा किसी दल के चाहे हों, विधायक हैं, विधायक को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। और कई विधायक तो मुझे ऐसा लगता है कि हो गए हैं कि 5 साल उनका बीतने को आ रहा, अभी एक बार भी उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। तो इससे बड़ा क्या खा सकते? दुर्भाग्य कहें या कहें कि जनता के प्रति जवाबदेही पूरी नहीं। इसको कहीं क्या सकते हैं? जिसे विधानसभा के लिए हमको चुन करके भेजा गया है और 5 साल में एक बार, तो उसका दोष नहीं है। मैं उसका दोष नहीं मानता कि उस विधायक का दोष है। दोष इस बात का है कि विधानसभा चल नहीं पा रही है, इस कारण से उसको कहने का अवसर नहीं मिल रहा। क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने भी कई बार कहा कि सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए और देखा जाए तो लोकसभा के सत्र काफ़ी लगातार चलते हैं, अवरोध होने के बाद भी चलते हैं। राज्यों में इस तरह की देखने को नहीं मिलता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लोकसभा के भीतर मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष भी इस बात की भूमिका को अदा करता है कि लोकसभा हमको चलाना है। तो चलाना जब उसके मन के भीतर है कि चलाना है, तो फिर दूसरे पक्ष को भी लगेगा कि भाई चलना ही चाहिए। कहीं जनता का परसेप्शन ये ना हो जाए कि हम नहीं चलाना चाहते हैं। तो एक बात की जिम्मेदारी तो सबसे ज़्यादा वहीं चली जाती है ना। और एक जनता की राय बनती है कि कौन नहीं चलाना चाहता। तो अभी जो देखने में आता है तो यही आता है कि भाई एक जानबूझ करके, अच्छा गर्भगृह में आने के लिए आपका एक टोकन है, आप गर्भगृह आए, आपकी बात हो गई, बात होने के बाद अपनी सीट पर जाइए। और कई बार इस तरह से काम कर सकते हैं कि आप सीट पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि नहीं साहब, आज हमको 5 बजे के बाद भी हम अपनी बात रखेंगे, आप हमको समय दीजिए। तो शायद ये सकारात्मक रूप से एक दूसरी तरह का, मैं समझता हूँ कि दूसरी भूमिका में वो दिखाई पड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है कांटों भरा बिल्कुल कहा जाएगा। सत्ता पक्ष की अलग उम्मीदें होती हैं, विपक्ष की उम्मीदें होती हैं और दोनों की उम्मीदों पर खरा उतरना कितना चैलेंज है, मतलब बहुत आपको लगता है? मैं जो समझता हूँ कि विधानसभा के संचालन की है, वहाँ पर चाहे जिस तरह का सदस्य आता हो, किसी दल का हो, वहाँ दल मेरे मन के भीतर नहीं है। हमारा वो माननीय सदस्य है, उसके अधिकारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है।
उसके अधिकार कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। अधिकार मतलब उसके बोलने का अधिकार, उसके प्रश्नों का अधिकार, उसके कहने का अधिकार, यही तो सब उसके अधिकार है। विधानसभा इसीलिए आया है वो, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तो स्वाभाविक है कि उसको पूरा करने का प्रयास हमें हर हालत में करनी पड़ती है और हम करने का प्रयास करते हैं। पर केवल जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि अकेले कंधे का भार उठाने से शायद इस लोकतंत्र का जो संसदीय हमारा है इसको शायद पूरा हम नहीं कर पाएंगे। इसमें सबको थोड़ी थोड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए और सबके मन के भीतर यदि हो जाए कि विधानसभा चलनी तो फिर चलेगी क्यों नहीं। एक मुद्दा है कॉमन सिविल कोड वाला, जो सब लोग, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। क्या इस तरह का विधानसभा में पारित होकर कुछ बनाया जा सकता है कानून, या कोई ऐसी प्रक्रिया, या मध्य प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, विधायक जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, वो तो सरकार का है कि क्या चाहती। व्यक्तिगत स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर मैं कोई अपनी राय नहीं दे सकता हूँ। यदि इस तरह का कोई बिल आता है तो कैसे पास होगा, कैसे प्रस्तुत होगा, कैसे बहस होगी, हमारी जिम्मेदारी ये है। जहाँ तक इसका सवाल है कि कई बार हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे संविधान को सेकुलर करके कहा गया है। आज मैं एक पढ़ रहा था बड़े वकील साहब का सुप्रीम कोर्ट का, वो ठीक कह रहे थे कि संविधान में सेकुलर वर्ग का दर्जन है तो फिर पर्सनल लॉ क्यों? जी बिल्कुल सही बात है, पर्सनल लॉ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के विचार करने के लिए संसद शायद वो अपनी भूमिका अदा कर सकती है। विधानसभा में भी यदि आता तो संकल्प पारित होता है, हम प्रस्ताव कर सकते हैं, ये सब होता है। पर ये जिम्मेदारी सरकार की है, किस तरह के विधेयक लाते हैं, क्या लाते हैं, ये उनका काम है। अभी देखने में आया है कि कांग्रेस बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो दूसरे राज्यों में जैसे है, सत्र को छोटा संकुचित होते जा रहे हैं। आप लोग इस पे किसी तरह की चर्चा या बातचीत होती होगी? अभी जो हमारा सीपीए का जो सम्मेलन हो उसमें सारे स्पीकर इकट्ठा होते हैं। 3 सम्मेलन हो चुके, एक तो हमारा शिमला में हुआ, फिर इसके बाद गुवाहाटी हुआ, अभी टोरंटो में हुआ था, हेलेंस्की में हुआ था। हम सब ने मिलकर के एक प्रस्ताव पारित किया है और हमारे वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, तो जब लोक लेखा समितियों की एक बैठक हुई थी पूरे भारतवर्ष की, मैं उसमें गया था, मैं भी शामिल था। उनका स्पष्ट कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए और हमको इनकी तिथि निर्धारित करनी चाहिए। तो उनने तो सजेशन भी दिया कि लोकसभा है तो 120 दिन हो, बड़ी विधानसभाएं हो तो 75 से 90 दिन हो, उसके मध्यम हो तो 60-65 दिन हो, और छोटी हो तो 35 दिन हो, पर यह बाध्यता हो, इतने दिन चलना ही चलना उसको। दूसरा उन्होंने कहा कि अभी संवैधानिक तौर पर विधानसभाओं के कार्यकाल को 6 महीने में एक बार कंपलसरी बुलाना है, ये कानूनी है, माने संविधानिक है ये। तो उसको हम 3 महीने में करें। अभी 6 महीने का है, 3 महीने में बाध्य हो, क्योंकि 6 महीने में एक बार बुलाना तो विधानसभा बुलानी पड़ती है, तो अब 3 महीने कर दो उसको। तो 4 बार कम से कम 4 बार कम से कम बुलाना पड़ेगा मिनिमम, और 4 बार की डेट तय कर दो। यदि हमारी विधानसभा 230 की है तो ये 70 दिन वाली हो जाए, 65 दिन वाली हो जाएगी, 65 दिन कंपलसरी तौर पर होना। तो ये जब तक इस तरह का कोई संवैधानिक संशोधन नहीं होगा तो शायद ये स्थितियाँ बनी रहेंगी। विंध्य में गिरीश गौतम एक बड़ा नाम है, और ये कहा जाए कि श्रीनिवास तिवारी को हराने के बाद आपने जो एक वहाँ पर ये कहा जाए कि बीजेपी के बैनर से आप वहाँ जीते, तो लगता है कि वो एक बड़ा आपका कद उस समय बढ़ गया, क्योंकि आप लगातार राजनीति में 50 साल से, लेकिन वो एक 2003 का वो वाक़या बिल्कुल लोगों को लगा कि आपने बिल्कुल बदल दिया है वहाँ की राजनीति को। मैं उसको दूसरी तरह से देखिए, 2003 शायद वो उस बदलाव की तिथि हम 2003 नहीं मानते, वो उसको हम मानते हैं 93 से। एक स्थिति ऐसी आई कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका जब सरकार मध्य प्रदेश में बन गई 93 में, उसके बाद उनकी ताकत असीमित पावर का व्यक्ति घोषित कर दिया गया। स्वयं घोषित हुए या सरकार ने घोषित किया। जब हमारे मुख्यमंत्री जाकर के मंच से कहते थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हम नहीं हैं, इशारा करके, तब अधिकारियों की हालत आप समझिए क्या होती रही होगी। माने उनके फिर ये प्रचार हुआ कि बिना उनके पत्ता नहीं हिलता रीवा जिले के भीतर, माने वो कहेंगे तभी हवा चलेगी, तभी पेड़ का पत्ता हिलेगा। तो मुझे लड़ने का उनसे अवसर मिला। अब उन परिस्थितियों में आप सोचिए कैसे लड़ रहे होंगे, कैसे संघर्ष कर रहे होंगे। परिवर्तन वहाँ हो रहा था और मेरा नाम वहाँ हो रहा था, जब सारे बड़े बड़े नेता एक तरह से आप ये कह सकते थे या तो सरेंडर हो गए और या तो हाँ में हो गए, या तो वो चुप हो गए, या तो प्रतिरोध छोड़ दिया, या तो विरोध छोड़ दिया, या तो साथ में हो गए। उस समय अकेला सीना तान करके मैं खड़ा हो गया कि चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े अपने को, हम लड़ेंगे। तो हम 93 में भी लड़े, 58 में भी लड़े,
और 98 में तो लड़ाई इतनी मजबूत हो गई कि हम केवल 294 वोट से उनसे हारे। तो परसेप्शन जनता का तभी बदल गया कि कुछ भी हो, एक बार गिरीश गौतम को अवसर देने की आवश्यकता है। और जब 2003 का आया, 5 साल लगातार 98 में चुनाव हारने के बाद मैं बैठा नहीं, लगातार जनसंपर्क करता रहा, गांव-गांव घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा, लोगों से पूछता रहा कि आखिर कब तक जिताओगे इनको। और अंत में जनता ने तय किया कि नहीं, इस बार बिल्कुल चाहे जो हो जाए इस बार पलट कर देंगे। और 2003 आया तो करीब 28,000 वोट से उनको हारना पड़ा। तो परसेप्शन वहाँ से बढ़ा। फिर अब उसमें कद ऊंचा हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन आपने अपनी शुरुआत कम्युनिस्ट विचारधारा से शुरू करके बीजेपी में, कुछ आपको लगा कि कैसे परिवर्तन हुआ इन सब चीज़ों में? एक तो कहते हैं ना कि कई चीज़ों का महत्व होता है, समय, काल, परिस्थितियाँ। तीनों चीज़ मिल करके कई चीज़ों को परिवर्तित करती हैं। यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण भी काल और परिस्थितियों के अनुसार ही होता है, या कोई चीज़ होती है घटना घटती है। मुझे ऐसा लगने लगा कि 2-3 चीज़ों से मैं एक तरह से ये लगा कि शायद यहाँ मंच ठीक नहीं है। एक तो सोच, जो वामपंथी सोच थी, मैं उससे थोड़ा सा एक तरह से विरोधात्मक भाव मेरा था। मैं कई बार कहा करता था कि इस पार्टी में जहाँ आप सब खड़े हो, 2-3 चीज़ें असमंजस में डालने वाली हैं। एक तो हम भारतीय समाज में रह करके इस सामाजिक मान्यताओं का विरोध करेंगे तो शायद हमारे लिए राजनीतिक तौर पर काम करना कठिन है। जैसे हम धर्म का विरोध करें या धार्मिक भावनाओं को विरोध करें तो वो शायद ठीक नहीं है। समाज, जिस समाज के भीतर हम रह रहे हैं उसकी मान्यताओं, परंपराओं को हमको तरजीह देना पड़ेगा और खड़ा करना। और मैं तब भी कहता था, शायद अब वो विचार कर रहे हैं, मैं जब कह के आया तब नहीं किया, अब शायद कर रहे हो। मैंने ये कहा था कि दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना है, धर्म और धर्म का मर्म। और हम केवल उसको धर्म के रूप में देखते हैं कि धर्म एक अफीम है, ऐसा करके हम विचार करते हैं, तो वो तो एक धर्म हो गया। तो मैंने उदाहरण दिया कि महाकुंभ में इलाहाबाद में लगता है ये धर्म है, और 20 करोड़ बिना बलाए लोग पहुँच जाते, ये धर्म का मर्म है। तो धर्म के मर्म को जब तक समझोगे नहीं, तब तक भारतीय समाज में हम किसी तरह का कोई भी विचार नहीं चला सकते हैं। तो एक तो ये कारण था परिवर्तन का। आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु आया है राजनीति में जो आपको यहाँ तक लेके आया हो, या मन से आपको शुरुआत से लगता था कि राजनीति में आना है? वो हमारे गुरु घनश्याम सिंह जी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के वो उस समय नेता थे। तो राजनीति तो मैंने उन्हीं के साथ शुरू की। उनके कारण, उनके साथ आने से फिर जो बताया ना कि लोक कला का परिस्थितियाँ जो पैदा होती हैं, देख करके एक, उस समय मैं 20 साल का व्यक्ति था, जो मन में विचार उठते थे, क्यों जैसे रिक्शा वाले को किसी को मारते हुए देखता था तो अचानक मन के भीतर लगता था क्यों मार रहे हैं इसको लोग। किसी गरीब आदमी को कोई जैसे फुटपाथ में बैठा है, कोई पुलिस वाला आया, लात मार के उसके सामान को फेंक दिया तो अंदर से पीड़ा हो कि इस गरीब आदमी को क्यों ऐसा कर दिया। तो ये मन की जो पीड़ा थी, एक आंदोलन, एक तरह से विरोध के रूप में खड़ा करने का एक विचार मन में पैदा हुआ। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना, इसका संघर्ष मैंने तभी से शुरू कर दिया। बाद में पार्टी तो बाद में ज्वाइन किया, शुरू वहीं से कर दिया। आज के ऐसे समय में छोटे राज्य की उपयोगिता है कि सिर्फ एक अपने नाम करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं इस तरह से? इसलिए छोटी राज्य की अवधारणा को गलत नहीं कहा जा सकता है। अटल जी ने शायद यही सोच करके छत्तीसगढ़ का अलग होना, ये सब होना, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो आंदोलन कर रहे हो, बुंदेलखंड का कर रहे हो, आपका बघेलखंड का या विंध्य प्रदेश का कर रहे हो, महाकौशल का कर रहे हो, चाहे जहाँ का कर रहे हो, उसमें दो बातें हैं। जैसे अभी हमारे रीवा में चल रहा है इस समय, विंध्य हमें हमारा विंध्य लौटा दो जी, एक आवाज़ उठ रही है। विंध्य पुनरोदय, विंध्य हमारा विंध्य प्रदेश, इस तरह की तमाम सारे आंदोलन हो रहे हैं। परंतु वो करना क्या चाहते हैं, जो आंदोलन करने वाले दिखाना ये चाहते हैं कि हम उसके मूल हैं, मूल अधिष्ठाती हम ही हैं इस आंदोलन के। तो मैंने कहा था एक बार कि हम कैसे इनकार कर सकते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि विधानसभा में इस तरह का कोई प्रस्ताव हुआ था? कहीं कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था। तो हमने पत्रकारों को जवाब दिया कि ये जो बयान कर रहे हैं गलत बयानी हो रही है। जब पंडित श्रीनिवास तिवारी स्पीकर थे, एक संकल्प पारित कराया था उन्होंने यहीं विधानसभा में कि विंध्य प्रदेश अलग होना चाहिए, और उस संकल्प को मैंने तारीख बताई थी कि इस तारीख को केंद्र सरकार को भेजा गया था, श्रीनिवास तिवारी ने ही भेजा था। तो वो कैसे कहते हैं कि नहीं किसी ने कुछ नहीं किया? तो हमको यदि आंदोलन करना है तो उन सारे आंदोलनों को जोड़ते हुए आंदोलनों को आगे की तरफ ले जाना है। और फिर दूसरा ये कि आंदोलन करने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि आंदोलन शुरुआत नहीं है,
1956 में जब विंध्य प्रदेश टूट रहा था तो विंध्य मर्जर के खिलाफ शहीद होने वाले लोग हैं गंगा चैताली, उनके नाम को मैंने भुला करके हम कोई आंदोलन नया खड़ा करेंगे तो शायद उस आंदोलन के साथ हम विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि उसको वहीं से देखना अपने को। 56 में वो हमारे शहीद होने वाले व्यक्ति कहाँ हैं, उनकी पूजा करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई भी छोटे प्रदेश के खिलाफ नहीं हो सकता। परंतु आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा विंध्य प्रदेश चाहिए, इसके लिए क्या सब तैयार हैं? विंध्य प्रदेश में ललितपुर था तो क्या ललितपुर रीवा जाने को तैयार है? क्या छतरपुर रीवा जाने को तैयार है? क्या टीकमगढ़ जाने को तैयार है? यहाँ तक कि हमारे अमरकंटक के लोग वो बिलासपुर जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। कटनी के लोग नए महाकाउंसिल की बात करते हैं। तो क्या प्रदेश कोई रीवा जिले का बन सकता है? सीधी सतना मिल करके बन सकता है? इन सारी चीज़ों को जब एक समग्र रूप से देखेंगे तभी जा करके इस तरह के कोई विचार को फलीभूत कर सकते हैं। अन्यथा यही माना जाए कि कोई व्यक्ति अपनी टीआरपी के लिए कर रहा है। ई विधानसभा का एक स्वरूप है, कई राज्यों में देखा है कि वहाँ पर उन लोगों ने पेपरलेस विधानसभाएं शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की क्या तैयारी है? बहुत अच्छा कंसेप्ट है और मैं अभी पूरी हमारी तैयारी एकदम, हमारे पार्ट की पूरी तैयारी हो गई। सरकार के पार्ट की आवश्यकता है। हमारा जो विधानसभा का जो भाग है हमने पूरा कर दिया। जो अंतिम पार्ट है, हिस्सा उसका कम है पर है वही सब कुछ। हिस्सा अंतिम है, सरकार का पार्ट 10% है पर है सब कुछ वही मतलब कि पैसा वही, तो 10% वही पैसा चाहिए अपने को। बाकी हमने तैयारी कर ली। अभी हम गए थे, कई विधायकों के एक्सपर्ट को लेकर के गए थे, हम स्वतः गए थे। हमने स्वतः कमेटी बना करके दौड़ा किया। महाराष्ट्र गए, केरला गए, तमिलनाडु गए, बंगलौर गए, ये देख करके आए। 3-4 राज्यों को और देखना, उनने भी स्थापित किया है। सारा तैयार किया है। तैयार करने के बाद जो हमारा प्राकलन आया है वो 75 करोड़ का आया है। तत्काल के लिए हमको चाहिए। तो मैं अभी लौटने के बाद तत्काल सीएम साहब से मिला हूँ और उनसे आग्रह किया हूँ कि मिनिमम कम से कम हमको 35 करोड़ दीजिए, तो ये जनवरी फरवरी वाले बजट में हम मार्च आने में उस सेटअप उसका खड़ा कर सके, बाद में पैसा अपने को मिलता रहेगा। उनने हामी भर ली है, शायद मीटिंग बुलाई है, तत्काल मीटिंग होने वाली है और प्रयास हम ये कर रहे हैं कि इसी बजट में जो आने वाला हो 9 दिसंबर, इसी में वो राशि हमको आवंटित हो जाए तो उसका काम हम शुरू कर सकें। विधानसभा चुनाव है, विंध्य की बात करें तो विंध्य में कांग्रेस भी जिस तरह से अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए वहाँ रीवा में जिस तरह से हुआ, लगता है वहाँ बीजेपी को मेहनत करने की ज़रूरत है या बड़े नेताओं को या जो आपसी मनमुटाव जो चल रहा है उसको दूर करने की ज़रूरत है? मैं इसको 2 दृष्टिकोण से देखिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि नगर निगम के चुनाव से या पंचायतों के चुनाव से विधानसभा को नहीं जोड़ना चाहिए और विधानसभा के चुनाव से लोकसभा को नहीं जोड़ना चाहिए। सारे चुनावों की तासीर अलग अलग होती है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। विधानसभा में हम सब लोग चुनाव लड़े, 8 सीट रीवा में, हम रीवा का कहते हैं, रीवा को दिया हमने, 45,000 वोट हमको आया। इस तरह से वोट तमाम सारे विधानसभा में आए। जस्ट 3 महीने बाद, 3 महीने में हमने क्या कर दिया होगा? दिसंबर में हम एमएलए बने और मार्च में लोकसभा की आचार संहिता लग गई और मई में चुनाव हो गया। अब आप समझना बात को, अंतर क्या है? हमें 45,000 आया और लोकसभा में हमारे कैंडिडेट को हमारे विधानसभा में 83,000 वोट मिला। आप समझना, 45,000 हमको, 83,000 उसको मिल रहा है लोकसभा को। तो इससे क्या मतलब कि विधानसभा का इशू, विधानसभा की बातें लोकसभा के भीतर बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से नगर पंचायतों की, नगर निगमों की या पंचायतों के चुनाव की जो तासीर है एकदम से अलग होती है। वो विधानसभा पूरी तरह से अलग है। विधानसभा दूसरे मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सड़क ठीक है कि नहीं ठीक है, बिजली ठीक है कि नहीं ठीक है, पानी मिल रहा है, तो उसके मुद्दे अलग हो जाते हैं। लोकल वाले का तो मुद्दा दूसरा है, दूसरी तरह का चुनाव होता है वो, इसलिए उसको कंपैरिजन विधानसभा से नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे विंध्य के जो नेता हैं उनको सत्ता में भागीदारी या मंत्री परिषद में आते, मंत्री बनते वो, लेकिन लगता है कि जिस तरह से सिंधिया गुट आया उनको ज़्यादा बनाना पड़ गया, कहीं उससे कुछ कटौती हो गई वहाँ पे? ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा मान कर के कि हम तो 5 साल के लिए बाहर थे ना, तो 5 साल के लिए तो बाहर हो गए थे ना अपन, तो फिर सरकार में मंत्री बनने का क्या औचित्य है? अपन तो 5 साल के लिए प्रतिपक्ष में गए थे ना। तो यदि जिनके कारण बनी उन्हें अवसर मिला तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। फिर बचा खुचा हमको भी मिल गया तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर यह कि हमारा हक ज़्यादा है, हमारे हक को तो जनता ने कह दिया था कि आपको 5 साल बाहर बैठना है। जी, लगता है कोई ऐसे मुद्दे विंध्य को और विकसित करने के लिए, वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सबसे बाद में वहाँ डेवलपमेंट देखा जाए, जो ट्रेन भी कहते बहुत बाद में आई थी, अब किस तरह का विकास वहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ होना चाहिए? नहीं, तीन चीज़ों की आवश्यकता अभी भी है।
हम प्रयास, सरकार भी प्रयास कर रही है, पूरी ताकत लगाए। एक तो बाणसागर की जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता का पूरा उपयोग अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। उस बाणसागर के पानी को 7 लाख हेक्टेयर में सींचने का हमारी क्षमता है, पर नहरों के न होने के कारण हम उस पानी को खेतों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये बड़ी संभावना है। ये मेरे क्षेत्र ही है जहां मैं हूं। अभी मुख्यमंत्री जी को मैं लेके गया था 3 साल 4 साल पहले। नई गढ़ी मेरा क्षेत्र है। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम पर मैंने एक योजना चालू कराई बाणसागर की, 780 करोड़ की। वो शुरू है, बहुत तेज़ी से काम शुरू है। अब वो जो बाणसागर की जो नहर, जो बहुत ही कैनाल जाती, जिससे हमको पानी लेना उसको माइक्रो के लिए, वो एक ठेकेदार कोई राजस्थान कहाँ का था, वो काम छोड़ के चला गया। हमने उसको ब्लैक लिस्ट किया, तो हमारा जो बैलेंस वर्क था, बैलेंस वर्क का ठेका हुआ 352 करोड़ का। तो कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण वो निरस्त हो गया। एक बार निरस्त हो गया, 6 महीने लग गया। अभी फिर से टेंडर करवाया तो फिर हुआ, तो फिर कैंसिल हो गया। वो रेट उसके सब हाई आ गए। तो माने जैसे एक का 5% आ गया, एक 20% आ गया, तो एक आया। तो उसमें दिक्कत ये है कि हमने CSR से 5% अबव कर दिया, तो हमारा DPR में जो पैसा नहीं है, 100 करोड़ है, तो उसको हम 105 करोड़ देंगे कैसे? इस कारण शायद वो फिर निरस्त हो गया। अभी 60 टेंडर हो रहा, तो वो हमारी वो संभावना उस विकास की अभी बनी हुई है, तो हम उसको तेज़ी से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है। आप अभी मध्य प्रदेश से 13 दिन की यात्रा उनकी निकली है, राहुल गांधी की। लगता है कि उसका एक असर देखने को मिल रहा है, या कांग्रेस के प्रति फिर से लोग जुड़ रहे हैं? सबसे पहले तो कांग्रेस के लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा आप लगता है कि उससे कुछ असर दिखेगा यहाँ पर? जो बीजेपी को कुछ जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से बीजेपी यात्राएं कर रही है, तो उसका असर ऐसा दिख रहा है क्या? जहाँ तक यात्रा का सवाल है, भारत जोड़ो हो या राहुल गांधी जी की यात्रा हो, मैं उसको कभी झुटला नहीं सकता। क्या किसको फ़ायदा मिलेगा, मैं ये भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पर एक चीज़ जरूर ध्यान में रखने वाली यात्रा है कि इस भारत के इतिहास में या पौराणिक कथाओं में यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। यात्राओं से भारी सफलताएं लोगों को मिलती रही हैं। अब ये बात अलग है कि आज की परिस्थिति में जिस उद्देश्य या जिस परिस्थिति में वो यात्रा चल रही है, वो शायद जो वो देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो वो थोड़ा खटकता है। उस यात्रा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? देश को तोड़ने वाले भी शामिल हो रहे हैं, देश को बदनाम करने वाले लोग शामिल हो रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि उसको भारत जोड़ो कहा जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता कि कांग्रेस की कोई पद यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा, कम से कम उसको भारत जोड़ो नाम नहीं दिया जा सकता। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ। एक बात है कि जैसे कोरोना के 2 साल निकले, आपका जो कार्यकाल रहा 4 साल का, जो कि 2 साल कोरोना में भी निकल गए, कोई ऐसा काम आप चाहेंगे कि कुछ हो जाए, कि आप याद रखा जाए कि आपके टेन्योर में वो काम हुआ हो जिस तरह से? मेरा 2 सपना मेरा था रीजन। एक कैंसर अस्पताल जिसमें मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और दूसरा एक कन्या विश्वविद्यालय। 2 चीज़ों के बारे में लगातार मैं CM से बात कर रहा हूँ, केंद्र में ही बात करता हूँ। और कैंसर अस्पताल इसलिए चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के कैंसर के मरीज़ कहीं निकलते हैं तो रीवा में निकलते हैं। और उसका कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश के तंबाकू सेवन का जो कम से कम सेंटर है, रीवा से बड़ा सेंटर कोई सेंटर है नहीं। और उसका मैंने परीक्षण करके भी दिया था, और परीक्षण में ये आया कि हमारे यहाँ से आप ताजुब करेंगे कि रीवा से कम 6-7 बसें चलती हैं नागपुर के लिए, और वो पूरे पैक जाती हैं, 50 सवारी लेकर। उन्हें 300-350 मरीज पर डे निकल रहे हैं नागपुर के लिए। तो वो 7-7.5 हज़ार होते हैं जो नागपुर जाते हैं या बम्बई जाते हैं, कहीं जाते हैं। तो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए चाहिए, कैंसर अस्पताल कम चाहिए, रिसर्च इसलिए चाहिए कि होता ये कि जो तकलीफ प्रारंभिक स्तर पर होती है कैंसर की, उसका परीक्षण वहाँ नहीं हो पाता। उसका परीक्षण भोपाल में हो या फिर वो बॉम्बे जाए। भोपाल में भी कई बार वो टिश्यू लेते हैं, जांच के लिए बॉम्बे भेजते हैं। तो वो मरीज़ जो है वो इस कारण से कि साहब आर्थिक व्यवस्था उसके पास नहीं है, ये नहीं है, तो वो 5-6 महीने बाद जब इंतजाम करता, तब तक सब कुछ लेट चुका था। बिल्कुल इस तरह की रीवा में रिसर्च सेंटर खुल जाए तो परिणाम नहीं कि जैसे कोई तकलीफ हुई, जा करके जांच कराए, 15 दिन में पता चला कि कैंसर के सिम्टम्स हैं, उसकी दवाई शुरू, तो पक्का बच जाएगा। तो हम कम से कम 60 से 70 मरीजों को बचा सकते हैं 100%। एक व्यक्तिगत सवाल से ख़त्म करते हैं इस पूरी चर्चा को। आपको लगता है कि बिल्कुल समय आपने लगातार 50 साल तक आपने काम किया, अपने क्षेत्र के लिए रहे, किस तरह से आप
परिवार और जनता के बीच में संयोजन बना के आप चलते हैं? पूरे क्षेत्र की जनता को परिवार के रूप में देखो तो सामंजस्य का सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरा एक परिवार है, तो ये भी परिवार वो भी परिवार, इस तरह इसको सामंजस्य बना के देख, तो कहीं दिक्कत नहीं आती। ये थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जिन्होंने बड़ी मुखरता के साथ सभी सवालों का जवाब दिया, बल्कि कुछ ऐसी बातें बताई जो उनकी योजनाओं में आगे शामिल हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं ई विधानसभा के लिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।